है कि अल्पाधिकार बाज़ार जो है वो क्या होता है और अल्पाधिकार बाज़ार के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये टॉपिक मैंने आपको कराया था कि भाई ओलिगोपोली मार्केट क्या है और ओलिगोपोली मार्केट के क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिस टॉपिक का नाम है कि अल्पाधिकार बाज़ार के अंदर कीमत और उत्पादन का निर्धारण जो है वो किस तरीके से होता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं अगली 3-4 क्लास में सब इम्पॉर्टेंट हैं और दिमाग लगेगा, कंफ्यूजिंग है। ठीक है जी। तो टॉपिक का नाम है अल्पाधिकार बाज़ार में संतुलन जो है वो किस तरीके से इस्टेब्लिश होता है, या ये कह सकते हो कीमत का या उत्पादन का जो निर्धारण है, कीमत और उत्पादन का जो निर्धारण है वो अल्पाधिकार बाज़ार के अंदर किस तरीके से किया जाता है। ये आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं समझनी है इस टॉपिक के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपको ज़रा कुछ कॉन्सेप्टों को समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। इससे प्रीवियस क्लास में मैं आपको इसकी विशेषता बता रहा था कि भाई अल्पाधिकार बाज़ार ये होता है, और यहाँ पे मैंने आपको इसकी एक 8वीं विशेषता बताई थी कि भाई इसका डिमांड कर्व नहीं होता, इसका मांग वक्र जो है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता इसका मांग वक्र? इसका मांग वक्र इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर एक फर्म अपने प्राइस को घटाती है तो उस पर क्या डिमांड होने वाली है, कितनी डिमांड होने वाली है, दूसरी फर्म उस पर कैसा रिएक्ट करेगी, इस बात का कुछ भी पक्का पता नहीं था। तो इसकी वजह से इस बाज़ार के अंदर जो है क्या होता है, इस बाज़ार के अंदर मांग वक्र नहीं होता, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम को इतनी ईजिली से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। इस बाज़ार के अंदर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए 4 अलग अलग तरीके की ये कह सकते हो सिचुएशन होती है। हम कुछ कंडीशन के बेस पे, कुछ मान्यताओं के बेस पे इस बाज़ार के अंदर संतुलन जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कौन कौन सी मान्यताएं हैं पहले आप ज़रा ये समझिए। जैसे सबसे पहली जो मान्यता है, हम ये मान के चल सकते हैं कि पहला जो इसके अंदर कंडीशन है, इस कंडीशन को कहते हैं इग्नोर इंटरडिपेंडेंस। इग्नोर इंटरडिपेंडेंस। अभी मैं आपको बताता हूँ इन सब का मतलब जो है वो क्या होता है। दूसरा आप ये लिख सकते हो इसके अंदर प्रिडिक्ट द मूव। तीसरा आप इसके अंदर लिख सकते हो इंटरडिपेंडेंस। और चौथा आप लिख सकते हो यहाँ पे थ्योरी ऑफ गेम्स। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैंने इससे प्रीवियस क्लास के अंदर आपको ये बताया था इसकी कुछ विशेषताओं के अंदर कि फर्में क्या करती हैं। सबसे पहली बात तो कुछ चंद बड़ी फर्में होती हैं, 4 से 5। मैंने बोला मिनिमम होंगी 2 और मैक्सिमम होंगी 10। मिनिमम 2 तो होगी, मैक्सिमम 10 होगी। और मैंने बोला था कि अगर 2 होती हैं तो यहाँ पे उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, उसको ओलिगोपोली मार्केट ना कह के उसको हम जो है फिर ड्यूपोली मार्केट कहते हैं। ड्यूपोली ओलिगोपोली का ही एक टाइप है, बस इसके अंदर 2 फर्में होती हैं। और विशेषताएं क्या क्या पढ़ी थी हमने इसकी कि भाई कुछ विकेंद्रिता होते हैं, पूर्ति पे पूरा नियंत्रण होता है, समूह में व्यवहार करते हैं, आपस में एक दूसरे पे निर्भरता होती है कीमत और उत्पादन के बारे में। तो यहाँ पे अगर हमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना है तो हम अपनी कुछ मान्यताओं के ऊपर इस बाज़ार के अंदर संतुलन निर्धारित कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने आपको क्या बोला, पहले मैंने आपको बोला इग्नोर इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भरता, कि फर्में एक दूसरे पे निर्भर हैं या नहीं हैं। तो
यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इग्नोर इंटरडिपेंडेंस, मतलब जब फर्में ये मानकर चलती हैं, जब फर्में ये मानकर चलती हैं कि भाई हम आपस में एक दूसरे पे निर्भर नहीं हैं। मतलब कि अगर मैंने बोला एक बाज़ार के अंदर 4 फर्में हैं, ए, बी, सी और डी, अगर चारों की चारों फर्में अगर ये सोचें कि हम अगर ये सोचे कि मैं अगर अपनी कीमत को घटा दूंगी तो उससे बी रिएक्ट नहीं करेगी, सी रिएक्ट नहीं करेगी, डी रिएक्ट नहीं करेगी, मैं ए बी सी इन पे निर्भर नहीं हूँ, मेरे को जो करना है वो करूँगी। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि वो निर्भरता को क्या कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा इसके अंदर सिनेरियो होता है प्रिडिक्ट द मूव। प्रिडिक्ट द मूव का मतलब क्या है कि अगर ए ये सोचे कि अगर ए अपनी जो राइवल फॉर्म है, जो दूसरी फॉर्म है, जैसे मान लो ए की राइवल फॉर्म अभी तो फ़िलहाल 3 है, अगर मान लो मैं केवल ए की बात करूं, केवल 2 फर्में हैं, ए और बी, अगर ए पहले ही प्रिडिक्ट कर ले कि बी क्या करना चाह रही है या बी क्या कर सकती है, तो उसको बोलेंगे प्रिडिक्ट द मूव। और उसके बिहाफ पे ए ये पहले ही प्रिडिक्ट कर ले बी क्या प्राइस रख सकती है, कितनी क्वांटिटी क्या रखेगी, और इस चीज़ को प्रिडिक्ट करके ए अपने प्राइस और क्वांटिटी को डिसाइड करे, तो ये इसकी दूसरी एजम्पशन है। तीसरा इसके अंदर केस होता है जब फर्में ये मान के चलती हैं कि हम जो है भाई आपस में क्या हैं, हम जो है आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। यहाँ निर्भरता की बात चल रही है, यहाँ इग्नोर इंटरडिपेंडेंस की बात चल रही है। और लास्ट इसके अंदर एक वो है थ्योरी ऑफ गेम। ये क्या है इसके रिगार्डिंग तो अभी हम आगे बात करेंगे, बहुत आगे का गेम है। तो हमें क्या करना है, इस बाज़ार के अंदर अगर हमें संतुलन स्थापित करना है तो बेटा ये हम मान्यताएं हैं कि फर्में क्या मान के चलेगी। फर्में ये मान कर चलेंगी कि हम दूसरे पे डिपेंड हैं या डिपेंड नहीं है, या हम अपनी राइवल फॉर्म मतलब जो मेरी दूसरी फॉर्म है, मैं उसका मूव पहले ही प्रिडिक्ट कर लूँ कि वो क्या प्राइस रखने वाली है। और लास्ट है थ्योरी ऑफ गेम। इन सब मान्यताओं के बेस पे हम क्या करेंगे, इन सब मान्यताओं के बेस पे हम अल्पाधिकार बाजार के अंदर संतुलन स्थापित करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, अलग अलग मान्यताओं के अंदर अल्पाधिकार बाजार के अंदर अलग अलग मॉडल्स हैं। ठीक है, कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने मॉडल्स दिए हैं कि जी हमारे अकॉर्डिंगली ना अल्पाधिकार बाजार के अंदर ऐसे होगा। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं इग्नोर इंटरडिपेंडेंस, मतलब जब फर्में ये मानकर चलती है कि मैं कुछ भी करूं, मेरी जो दूसरी फर्म है वो कुछ नहीं करेगी, हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं हैं। तो इसके अंदर मॉडल तो बहुत सारे आते हैं। जैसे सबसे पहला जो यहाँ पे मॉडल आता है उसको हम यहाँ पे कहते हैं कॉर्नेट का मॉडल। ठीक है, सबसे पहला जो यहाँ पे मॉडल आता है इसको हम कहते हैं कॉर्नेट का मॉडल। ठीक है जी, इसके अलावा कॉर्नेट का मॉडल आता है इसके अंदर। दूसरा जो यहाँ पे मॉडल आता है वो आता है यहाँ पे बर्ट्रैंड का मॉडल। तीसरा जो यहाँ पे मॉडल आता है वो आता है एजवर्थ का मॉडल। ये सब मॉडल्स क्या हैं इसके रिगार्डिंग अभी हम बात करते हैं, एजवर्थ मॉडल। बट हमारे सिलेबस के अंदर अभी आपको जो पढ़ना है बेटा, आपको केवल कॉर्नेट का मॉडल पढ़ना है, आपको अभी बर्ट्रैंड का और एजवर्थ का मॉडल नहीं पढ़ना है। इग्नोर इंटरडिपेंडेंस में मतलब सिर्फ कॉर्नेट ने अपने अकॉर्डिंगली क्या बताया है, कूर्नो भी कह सकते हो आप इसको, इसने अपने अकॉर्डिंगली क्या बताया है कि मेरे अकॉर्डिंगली इस वाली मान्यता के बेस पे मेरे अकॉर्डिंगली फर्में कैसे कीमत और उत्पादन का निर्धारण करेंगी, हम वो समझेंगे। प्रिडिक्ट द मूव के अंदर भी कई सारे मॉडल आते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर सबसे पहला जो मॉडल आता है वो आता है चैम्बरलेन का मॉडल आता है एक तो इसके अंदर। ठीक है, दूसरा जो मॉडल आता है इसके अंदर इसको कहते हैं पीएम स्वीजी।
किंग डिमांड कर्व जो है इसको कहते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं PM स्वीजी किंग्ड, ये सब चीज़ें क्या हैं ये अभी हम आगे बात करते हैं। किंग्ड डिमांड कर्व। और तीसरा जो यहाँ पे मॉडल आता है इसको हम कहते हैं स्टैकलबर्ग मॉडल। स्टैकलबर्ग मॉडल, यहाँ पे भी हमें जो है बेटा ये वाला नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस के अंदर अभी फ़िलहाल स्टैकलबर्ग मॉडल और ये वाला मॉडल हमें पढ़ना है। मतलब आपको अभी जो है इग्नोर इंटरडिपेंडेंस में कॉर्नेट का मॉडल पढ़ना है, एक ये वाला पढ़ना है, एक स्टैकलबर्ग मॉडल पढ़ना है और एक किंग डिमांड कर्व पढ़ना है। 3 तरीके के मॉडल पढ़ने हैं। इग्नोर इंटरडिपेंडेंस में एक है, प्रिडिक्ट द मूव में 2 हैं। ठीक है जी, 3 मॉडल तो हो गए आपके ये। इसके अलावा जब फर्में ये मानकर चलती हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हैं, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर इसके अंदर भी हमें 2 टॉपिक्स को कवर करना है। पहला जो टॉपिक है हमारा, इसको हम कहते हैं कार्टल। ठीक है, हिंदी में भी कार्टल कहते हैं और इंग्लिश में भी जो है कार्टल ही कहते हैं। ठीक है जी, कार्टल क्या होते हैं, कार्टल के टाइप्स क्या होते हैं, और दूसरा जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हिंदी में भी इसको कार्टेल ही कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमें यहाँ पे पढ़ना है इसको कहते हैं कीमत नेतृत्व मॉडल। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये दोनों टॉपिक हमको पढ़ने हैं। कार्टल क्या होते हैं, कार्टल कितने तरीके के होते हैं, कीमत नेतृत्व मॉडल क्या होता है और कीमत नेतृत्व मॉडल कितने तरीके के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको जो है पढ़नी है। अच्छा, फिर आता है बेटा थ्योरी ऑफ गेम। तो थ्योरी ऑफ गेम जो है ये क्या होता है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। इसके अंदर हमें 2 टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहला तो नैश इक्विलिब्रियम, नैश संतुलन क्या होता है ये हम यहाँ पे सीखेंगे। और दूसरा हम यहाँ पे सीखेंगे, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, एक टॉपिक है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं प्रिजोनर, ये आर है, ठीक है, प्रिजोनर डायलेमा, ये क्या होता है। ठीक है, ये हम टॉपिक यहाँ पे समझेंगे। प्रिजोनर डायलेमा को कैदियों की दुविधा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हिंदी में कहते हैं कैदियों की दुविधा, ये इसको जो है कहते हैं इस टॉपिक को। ठीक है जी, अब आ जाइए मुद्दे पे। अब आप सोचोगे क्या है भाई, ये सब क्या चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। 1 बाय 1 टॉपिक जो है हमको कवर करने हैं। मैंने आपको ये बोला, हमारे टॉपिक का नाम है कि अल्पाधिकार बाजार में संतुलन कैसे डिसाइड होता है, या कीमत उत्पादन का निर्धारण अल्पाधिकार बाजार में किस तरीके से होता है। तो मैंने बोला अल्पाधिकार में भाई मांग वक्र तो होता नहीं है, लेकिन हम कुछ अजम्पशन के बेस पे इस बाज़ार के अंदर इक्विलिब्रियम डिसाइड कर सकते हैं। और वो अजम्पशन क्या है, या तो फर्में ये मानकर चलें कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, या फर्में अपनी दूसरी जो फर्म है उसका मूव प्रिडिक्ट कर ले, या फर्में ये मानकर चलें कि हम एक दूसरे पे निर्भर हैं, या चौथा कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ गेम का। तो यहाँ पे क्या है, मैंने बोला इसके अंदर 3 मॉडल हैं, इसके अंदर भी 3 मॉडल हैं, इसके अंदर 2 कंडीशन है, कार्टेल और कीमत नेतृत्व मॉडल, और इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं। ये सब हमें बेटा 1 बाय 1 पढ़ने हैं, तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा कि भाई ये क्या चल रहा है। पहले हम कॉर्नेट का मॉडल पढ़ेंगे, फिर स्टैकलबर्ग पढ़ेंगे, फिर किंग डिमांड कर्व पढ़ेंगे, फिर कार्टल पढ़ेंगे, फिर कार्टल के टाइप पढ़ेंगे, कीमत नेतृत्व मॉडल क्या होता है, इसमें कितने टाइप्स होते हैं, सब कंडीशन में किस तरीके से कीमत और उत्पादन का निर्धारण होता है, किस तरीके से इक्विलिब्रियम आता है,
वन बाय वन टॉपिक चलेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर किस तरीके से इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। क्वेश्चन बेटा ये है कि यहाँ पे भाई ऐसा सब ये क्यों नहीं हो रहा, जैसे हमने एकाधिकार के अंदर और एकाधिकारिक के अंदर पढ़ा था, वही बना देते यार वो डिमांड कर्व वगैरह। यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं हो रहा बेटा क्योंकि यहाँ डिमांड कर्व ही नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे ये लफड़ा हो रहा है। यहाँ पे डिमांड कर्व नहीं है, इस वजह से ये लफड़ा है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं, अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम कॉर्नेट का मॉडल पढ़ेंगे कि कॉर्नेट के अकॉर्डिंगली कैसे एक अल्पाधिकार के अंदर किस तरीके से इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। पहले ये बता दीजिए, अभी तक मैंने आपको जो बात दी है ऊपर बताइए कि ये टॉपिक क्या है, ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सर आ रही है। अच्छा सर टॉपिक ये है कि जो अल्पाधिकार होता है वो मतलब जो संतुलन बिंदु होता है वो कैसे स्थापित करता है, क्योंकि बाकी में तो डिमांड कर्व होता है लेकिन इसमें तो है ही नहीं। उस बाजार में AR कर्व जो होता है वही डिमांड कर्व होता है, वही प्राइस होता है। तो भाई यहाँ तो ये है ही नहीं, जब ये है ही नहीं तो बनेगा कैसे, फिर कुछ होगा ही नहीं, ना प्राइस पता चलेगा ना कुछ पता चलेगा। इस वजह से यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। तो हम बात करने वाले हैं बेटा सबसे पहले कॉर्नेट के मॉडल की। एक एक मॉडल इम्पॉर्टेंट है, एक क्लास में एक ही मॉडल हो पाएगा, ठीक है? तो आपको समझना है। और सब बेटा ये पूरा मुद्दा, ये जो पूरा मुद्दा है ये एक फिक्स टॉपिक है, और मतलब आपके बुक के अकॉर्डिंगली चलोगे तो क्या कहते हैं, अल्पाधिकार वाली जो है, कौन सी यूनिट है ये, अल्पाधिकार वाली जो है आपकी, अरे यार एक मिनट रुको, 5वीं यूनिट है मेरे ख्याल से, या चौथी है, एक मिनट रुको ज़रा। अल्पाधिकार वाली चौथी है, उसके बाद 5वीं है, मतलब 4 और 5 दोनों यूनिट को मिलाकर ये सब आपका बनेगा, ठीक है? और सारे टॉपिक कॉर्नेट का, स्टैकलबर्ग, किंग डिमांड कर्व, कार्टल के टाइप, प्राइस लीडरशिप उसके टाइप, नैश इक्विलिब्रियम, प्रिजोनर डायलेमा, सारे टॉपिक बेटा फिक्स एग्ज़ाम के अंदर हज़ारों बार रिपीटेड है, एक भी टॉपिक आप इसके अंदर से छोड़ के नहीं जा सकते। यूनिट 4 और यूनिट 5 दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट 4 है ओलिगोपोली और उसके अंदर मॉडल्स हैं, और यूनिट 5 के अंदर ये है कार्टल, कीमत नेतृत्व, प्रिजोनर डायलेमा, ये सब आ जाएगा यूनिट 5 में। अब देखिए बकवास तो बहुत हो गई है, हम बात करते हैं कॉर्नेट मॉडल की। कॉर्नेट मॉडल क्या है और इसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। सबसे पहली बात तो आप इसको सबसे पहले इसके अकॉर्डिंगली इसने कैसे बताया कि भाई मेरे अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम किस तरीके से डिसाइड होगा। तो जब भी कोई मॉडल बनता है तो उसकी जो है कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ अजम्पशन होती है, जिसके बिहाफ पे वो बताता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंगली तो ऐसे होगा। तो मान्यताओं का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ वो एक्सप्लेन कर रहा है उसकी कुछ अजम्पशन होंगी ना, उसने कुछ माना होगा, तो उसने अपनी तरफ से पहले तो क्या क्या चीज़ें मान रखी हैं, पहले तो हमें ये देखना है। सबसे पहली बात तो इसने ये मान रखा है कि भाई ड्यूपोली का केस है। सबसे पहली बात तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, ड्यूपोली का मतलब क्या हुआ कि केवल 2 फर्में हैं, केवल 2 फर्में हैं। मतलब मैंने आपको ये बोला कि अल्पाधिकार बाजार के अंदर मिनिमम कितनी फर्में होंगी बेटा, मिनिमम तो होंगी 2 और मैक्सिमम होंगी 10, ठीक है? तो 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल अपनी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसने ये मान लिया कि भाई हम केवल 2 ही फर्मों को लेके चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 3 फर्म होंगी, 4 फर्म होंगी तो ये अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई होगा। अभी फ़िलहाल हम इसको समझने के लिए इसने मान लिया केवल 2 फर्में हैं, और जब 2 फर्में होती है तो मैंने क्या बोला, उसको क्या नाम दिया जाता है, ड्यूपोली नाम दिया जाता है। तो आप इसको कॉर्नेट मॉडल भी कह सकते हो, या आप इसको जो है जितने भी हम मॉडल पढ़ेंगे ना बेटा वो ड्यूपोली के अंदर ही पढ़ेंगे। मतलब सबकी मान्यता यही है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि 2 फर्में हैं, तो इनको ड्यूपोली मॉडल्स भी कहते हैं, कॉर्नेट ड्यूपोली मॉडल, ये भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ये 2 फर्मों के ऊपर बातचीत करता है, ठीक है जी। अच्छा,
तो सबसे पहले इसकी मान्यता क्या है? सबसे पहले इसकी मान्यता ये है कि भाई केवल 2 फर्में हैं। दूसरा इसकी मान्यता ये है कि फर्में जो वस्तुएं बेच रही है ना, वो कौन सी वस्तुएं बेच रही है? समरूप वस्तुएं बेच रही हैं, ठीक है। और समरूप वस्तुएं बेच रही हैं और उसके साथ समरूप वस्तुएं तो बेच रही हैं, और जो उनकी मार्जिनल कॉस्ट है ना, सीमांत लागत, वो क्या है? वो बेटा 0 है। सीमांत लागत का मतलब क्या होता है? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने से जो कुल लागत में वृद्धि होती है। जैसे कि अगर मैं 100 कुर्सी बना रहा हूँ तो मेरे 1000 रुपये का खर्चा आ रहा है। जैसे ही मैंने 101वीं कुर्सी बनाई तो मेरी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट 1000 आ रही थी, अब मेरी जो कॉस्ट है अब 1050 आ रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 1050 माइनस 1000, तो 50 रुपये जो आ जाएगा वो मार्जिनल कॉस्ट है। एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है, टोटल कॉस्ट में जो वृद्धि होती है, टीसी का मतलब टोटल कॉस्ट, वो मार्जिनल कॉस्ट है। तो यहाँ पे ये माना गया है, यहाँ पे ये माना गया है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने की जो लागत है वो क्या है? वो 0 है, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे अगली इसकी मान्यता क्या है? अगली इसकी मान्यता ये है कि भाई जो दोनों फर्में हैं, ड्यूपोली को मांग वक्र पता है जो कि ऋणात्मक ढाल वाला है। ऋणात्मक ढाल वाला है मतलब जो दोनों फर्में हैं उन्हें मांग वक्र पता है कि किस प्राइस पे क्या डिमांड होने वाली है। ये उसने अपनी तरफ से मान लिया है, ठीक है, माना है। मांग कितनी होने वाली है ये तो पता नहीं ना हमें, यही पता होता तो फिर मुद्दा ही क्या था। कितनी होगी ये तो नहीं पता, लेकिन हमने मान लिया कि हाँ जी ठीक है, मांग वक्र पता है। और मांग वक्र कैसा होगा? ऋणात्मक ढाल वाला। ऋणात्मक ढाल वाला मीन्स मांग वक्र जो है ऐसे बनता है, इसको इस तरीके से बनता है, डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसको ऋणात्मक ढाल वाला कहते हैं क्योंकि ये नेगेटिवली स्लोप डाउन है। और चौथा जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है कॉर्नेट की, ज़रा ध्यान से समझेंगे। इसने ये माना, कॉर्नेट ने, कि ड्यूपोली उत्पादन का क्या करती है? ड्यूपोली उत्पादन का वो स्तर, ड्यूपोली उत्पादन का वो स्तर निर्धारित करती है, वो स्तर निर्धारित करती है जहाँ क्या होता है? जहाँ सबसे ज़्यादा लाभ हो रहा हो और फर्म यह मानकर चलती है, और फर्म यह मानकर चलती है कि दूसरी फर्म अपना उत्पादन स्थिर रखेगी। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है, तो ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखिए, कॉर्नेट ने जो अपना बताया कि भाई मेरे अकॉर्डिंगली ऐसे होगा, तो ये मैंने बोला बेटा 2 ही फर्मों को लेके चल रहा है, एक ए फर्म है और एक बी फर्म है। तो अगर ए फर्म को ये डिसाइड करना हो, ए फर्म को अगर ये डिसाइड करना है कि मुझे कितना उत्पादन करना है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, तो ए क्या करेगी? ए अपने उत्पादन का स्तर कुछ इस तरीके से निर्धारित करेगी जिस पॉइंट पे उसको जो लाभ है, जिस पॉइंट पे उसको लाभ मैक्सिमम हो रहा होगा, उस पॉइंट पे वो उत्पादन करेगी। और ये मानकर चलेगी कि बी जो है ना, बी अपना उत्पादन स्थिर रखेगी, बी अपना उत्पादन में कोई भी चेंज नहीं करेगी।
इसी तरीके से अगर बी को डिसाइड करना हो कि मुझे कितना उत्पादन करना है, तो वो ये मान के चलेगी कि एक ए अपना उत्पादन स्थिर रखेगी। मतलब दो ही फर्मों की बात चल रही है। अगर ए को डिसाइड करना है तो ए ये मान के चलेगी कि बी कोई चेंज नहीं करेगी, और अगर बी को डिसाइड करना हो तो बी ये मान के चलेगी कि ए अपना उत्पादन स्थिर रखेगी। कॉर्नट का जो मॉडल है वो किस बेस पर है कि जो दूसरी फर्म होती हैं, जो राइवल फर्म होती है, राइवल फर्म का मतलब जो दूसरी फर्म, प्रतियोगी जो फर्म है, वो अपना उत्पादन स्थिर रखती है। इस बेस पे इन्होंने अपना जो है मॉडल प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहली मान्यता ये है कि भाई दो ही फर्में हैं। दूसरी मान्यता ये है कि मार्जिनल कॉस्ट 0 है। तीसरी मान्यता ये है कि मांग वक्र हमको पता है, जो कि क्या है, जो कि ऋणात्मक ढाल वाला है, ठीक है। और चौथी अजम्पशन क्या है, एक फर्म अपने उत्पादन का निर्धारण वहाँ पे करेगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाभ होगा, और ये मानकर चलेगी कि जो दूसरी फर्म है वो अपना उत्पादन स्थिर रखेगी। मेरे उत्पादन करने से या मेरे चेंज करने से दूसरी जो फर्म है वो अपने उत्पादन के अंदर चेंज नहीं करेगी। ये इन 4 मान्यताओं के बेस पे अब ये जो है इस मॉडल को ज़रा हम समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले इसका कर्व हमको समझना है कि कर्व इसका कैसे बनेगा। सारा का सारा कर्व का खेल है। मान लीजिए, दोबारा से बना लेते हैं इसको। पहले हम बना लेते हैं y अक्ष और फिर बना लेते हैं x अक्ष। मान लीजिए ये हो गया आपका y अक्ष एंड ये हो गया आपका x अक्ष, ठीक है जी। ये हो गया आपका y अक्ष और ये हो गया आपका x अक्ष, ठीक है। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो हमको ये मान के चलना है कि भाई अभी जो है ना मार्केट के अंदर केवल एक फर्म है। बेटा मेरी बातें बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमें ये मान के चलना है कि भाई केवल एक ही फर्म है, एक अकेली। अभी दो को लेके नहीं चलना, एक अकेली फर्म है, ठीक है। तो अगर वो एक अकेली फर्म है तो बेटा वो एक अकेली फर्म जो होती है, एक अकेला बेचने वाला जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मोनोपोली कहते हैं, ठीक है। तो अगर वो एक अकेली फर्म है तो मेरे भाई वो तो मोनोपोली की तरह ट्रीट करेगी, एकाधिकार की तरह ट्रीट करेगी। तो अगर मैं उसका AR और उसका MR कर्व अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, उसका AR कर्व और MR कर्व, उसका AR कर्व और उसका MR कर्व अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो बनेगा मेरे भाई कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये मैंने बना दिया, क्या कहते हैं, MR कर्व, ठीक है। किसका बना दिया मैंने, A फर्म का, ठीक है। ऋणात्मक ढाल वाला होगा क्योंकि मैंने मान लिया कि अभी केवल एक ही फर्म है, वो अकेली। तो एक है तो वो मोनोपोली की तरह क्या करेगी, वो मोनोपोली की तरह जो है अभी ट्रीट करने वाली है। और जो AR कर्व है, AR कर्व ही बेटा डिमांड कर्व होता है, ठीक है। AR कर्व ही क्या होता है, AR कर्व ही डिमांड कर्व होता है। तो वो मान लीजिए मैंने बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं पूरा इसको यहाँ पे टच कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डिमांड कर्व, ठीक है, D, और इसको भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए B। डिमांड कर्व भी कह सकते हो, या आप इसको AR कर्व जो है ये भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो AR कर्व होता है वो ही डिमांड कर्व होता है। ऐसे ही सीखा था हमने AR और MR कर्व। ये किसका है भाई, A फर्म का है, क्योंकि मैंने ये माना है बेटा कि अभी केवल एक ही फर्म है, वो अकेली है, अभी दूसरी फर्म नहीं आई है। अच्छा, अब संतुलन कहाँ पे होता है, एक अधिकार के अंदर। अगर आपको याद हो, संतुलन वहाँ पे होता है जहाँ पे MR और MC आपस में बराबर होते हैं, जहाँ पे MR और MC बराबर होते हैं, वहीं पे जो है बेटा संतुलन होता है। तो अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ही ज़्यादा। मैंने अभी यहाँ पे ये संतुलन की शर्त है, ये क्या है, ये संतुलन की शर्त है, ठीक है।
अभी मैंने ऊपर आपको बोला, हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, MC को 0 मान लिया बेटा। तो अगर MC 0 है तो MR भी कितना हो जाएगा संतुलन पे, MR जो है वो भी संतुलन पे 0 हो जाएगा। तो बेटा MR अगर संतुलन पे 0 हो जाएगा, तो अगर MR संतुलन पे 0 हो जाएगा तो वो कहाँ पे आएगा, MR 0 कहाँ पे होगा, MR 0 जो होगा वो होगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या होगा, MR 0 होगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट x पर होते हैं उस पर कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, इस पॉइंट पे क्या है, MR 0 है, इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है। जो इससे ऊपर है ये प्लस वाला भाग है, धनात्मक ढाल वाला, यहाँ 0, और ये जो नीचे आ रहा है ये ऋणात्मक ढाल वाला। तो इस पॉइंट पे ये कह सकते हो MC और MR दोनों क्या हैं, इस पॉइंट पे MC और MR दोनों 0 हैं बेटा। तो मतलब ये तो दोनों यहाँ पे बराबर हो रहे हैं, इस पॉइंट पे MR और MC बराबर हैं, मतलब संतुलन कहाँ पे बन रहा है बेटा, इसी पॉइंट पे संतुलन बन रहा है। तो यहीं से फिर जब संतुलन MC का वैसे वो वाला नहीं बनाना, U आकृति वाला, U तो वो नहीं बनाना, यहाँ पे MC तो 0 है, क्योंकि MC 0 हो गया तो MR भी 0 हो गया, तो 0 यहाँ पे आ गया। फिर हम क्या करते थे, जहाँ पे संतुलन आता था वहीं से लाइन खींच देते थे ऐसे ऊपर की तरफ, और ये यहाँ से ऐसे हम खींच देते थे, ये आ जाते थे हमारे, इसको ज़रा थोड़ा सही से बना लेते हैं, ये आ गए हमारे प्राइस। तो ये आ गया आपके बेटा प्राइस, ये हो गया OP, एंड इसको भी ज़रा हम नाम दे देते हैं K। तो अभी फ़िलहाल जब वो एक अकेली फर्म है, जब वो एक अकेली फर्म है, अरे इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है ये, जब वो अकेली फर्म है अरे यार, तो भाई उसने तो अपने अकॉर्डिंगली ये प्राइस और ये क्वांटिटी जो है ये डिसाइड कर ली कि ये हो गया मेरे अकॉर्डिंगली। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, क्या बात चल रही है ये बता दीजिए पहले तो भाई फर्म A जो है अभी अकेली है, तो वो मोनोपोली की तरह व्यवहार कर रही है, और उसका संतुलन इस बिंदु पे आ गया। आप चाहो तो इसको नाम दे दीजिए E बिंदु, ठीक है, या आप चाहो तो इसको E बिंदु नाम ना दे के आप इसको नाम दे दीजिए N बिंदु, ठीक है। इस पॉइंट पे इसका इक्विलिब्रियम आ गया, और यहीं पे क्यों आया ये मैंने आपको बताया, क्योंकि भाई संतुलन की सिचुएशन होती है MR और MC बराबर हो जाएं, क्योंकि MC मैंने 0 मान लिया तो MR भी 0 हो गया। तो MR 0 कहाँ पे होगा भाई, इस पॉइंट पे MR 0 होता है, तो यहाँ पे संतुलन आ गया, तो संतुलन पे ये प्राइस आ गए और ये जो है क्वांटिटी आ गई ON, ठीक है। अब ज़रा बेटा एक बारी ज़रा ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपको जब मैं एकाधिकार वाला चैप्टर वहाँ पे आपको पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने ना आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था AR MR और मांग की लोच में संबंध, ये मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको याद है एक अधिकार के अंदर, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि when MR is 0 AD is equal to 1, जब MR 0 होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मांग की जो लोच होती है वो कितनी होती है, इकाई के बराबर होती है। इट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका हम K बिंदु है, ये बेटा मांग वक्र है ये वाला, ये देखिए ये हमने डिमांड कर्व लिखा है और यही AR कर्व है A फर्म का। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो K बिंदु है, इस K बिंदु पे मांग की जो लोच है वो कितनी है, वो भाई 1 है, कितनी है 1, इकाई के बराबर है, ठीक है। इकाई के बराबर का मतलब क्या हुआ, इकाई के बराबर का मतलब ये हुआ कि बेटा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन BK एंड ये वाला जो पोर्शन है ये वाला BD, ये दोनों आपस में बराबर हैं। यही तो इसका मतलब हुआ, मतलब कि जो फर्म A है, जो फर्म A है, टोटल डिमांड कितनी थी, पहले आप ज़रा ये समझिए, इसको चाहो तो D नाम दे दीजिए। टोटल डिमांड जो है मार्केट के अंदर वो O से लेके D तक थी, O से लेके D तक, और फर्म है उसका कितना उत्पादन कर रही है,
ओ से लेके डी तक टोटल थी और फर्म ए कर रही है ओ से लेके एन तक और ये मैंने बोला ये ई डी इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये मिड पॉइंट है। मतलब कि फर्म ए जो है ना कितना उत्पादन कर रही है, फर्म ए जो है वो कुल उत्पादन का आधा भाग प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्म ए कितना उत्पादन कर रही है, फर्म ए जो है कुल मांग का आधा भाग उत्पादित कर रही है, आधा भाग उत्पादित कर रही है। कैसे पता चला मुझे ये कि कुल मांग का उत्पादन आधा कर रही है, क्योंकि मैंने बोला बेटा कि एम आर जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे मांग की लोच 1 होती है, और मांग की लोच 1 का मतलब ये हो गया कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में इक्वल है। मतलब ये जो बी डी पोर्शन है, ये जो बी डी पोर्शन है, ये वाली जो मांग है ये कौन पूरी कर रहा है, ये वाली जो मांग है ये सारा फर्म ए पूरा कर रही है, बी से लेके के तक ये फर्म ए पूरी कर रही है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। अच्छा, अब क्या हुआ, अब हमने अभी तक एक फर्म को लेके चला कि भाई एक फर्म है तो वो मोनोपोली की तरह ट्रीट कर रही थी। अब मान लीजिए अब एक दूसरी फर्म एंटर होती है, अब मान लीजिए अब आ गई फर्म बी। ए ने अपना उत्पादन डिसाइड कर लिया बेटा कि वो कितना उत्पादन करेगी, उसने उत्पादन अपना डिसाइड कर लिया कि तो मैं तो भाई ओ एन उत्पादन करूँगी और ओ पी मेरा प्राइस रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है फर्म बी आती है, ठीक है, फर्म बी आती है और फर्म ए ने तो अपना आउटपुट डिसाइड कर लिया कि मैं इतना उत्पादन करूँगी ओ एन। तो फर्म बी क्या मान के चलेगी बेटा, अभी मैंने आपको ऊपर मान्यता में क्या बताया, ऊपर मैंने मान्यता में आपको ये बोला कि भाई एक फर्म मान के ये चलती है कि दूसरी फर्म अगर एक बार उत्पादन को डिसाइड कर ले तो वो उत्पादन को चेंज नहीं करेगी। तो अब फर्म बी ये मानकर चलेगी कि भाई फर्म ए ने तो डिसाइड कर लिया कि ये इतना उत्पादन कर रही है, अब एन से लेके डी तक जो है इतनी मांग बची हुई है, इतनी मांग क्या है, इतनी मांग बची हुई है। तो फर्म बी क्या करेगी, फर्म बी करेगी चल ठीक है भाई, अबे यहाँ से लेके यहाँ तक तो फर्म ए पूरी कर रही है ना, तो फर्म बी कहेगी चल ठीक है बाकी जो बची हुई है वो मैं पूरी कर लेती हूँ, के से लेके डी तक या एन से लेके डी तक की जो मांग है वो पूरा कर लेती हूँ। तो ये जो बेटा के से लेके जो डी तक ये जो बिंदु है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मांग वक्र है वो किसका बन जाएगा, वो बन जाएगा फर्म बी का मांग वक्र कह लीजिए या ए आर कर्व कह लीजिए बी फर्म का, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है ए हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बेटा दोनों का कॉम्बिनेशन है, ए का भी है और बी का भी है, बी से लेके के तक ए का है और के से लेके डी तक उसका है बी फर्म का। तो यही डिमांड कर रहे, यही आर कर्व है दोनों का। तो अब बी फर्म का अगर मैं एम आर कर्व बनाना चाहूँ तो उसका एम आर कर्व कैसे बनेगा बेटा, उसका एम आर कर्व इस बिंदु से बनाना है, के बिंदु से। तो उसका जो एम आर कर्व बनेगा वो बनेगा इस तरीके से, ये बन गया बेटा एम आर बी फर्म का, क्योंकि ये जो है ये बी फर्म का ए आर कर्व है और एम आर कर्व नीचे ही तो बनेगा, जैसे ये वाला बनाया था भाई, ये ए फर्म का ए आर था और ये एम आर था। तो अब बी फर्म का ये जो है बेटा ये ए आर कर्व है, तो ये वाला कौन सा होगा, ये एम आर कर्व होगा बी फर्म का, है ना। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से समझिए, अब जो है बेटा फर्म बी ये मान के चल रही है कि भाई फर्म ए ने तो डिसाइड कर लिया कि ओ एन जो है ओ एन उत्पादन होगा, और अब फर्म जो है ये अपना उत्पादन जो है चेंज नहीं करेगी, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है फर्म बी का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ एम आर और एम सी बराबर होगा, फर्म बी का भी इक्विलिब्रियम वहीं पे होगा बेटा। तो फिर वही बात आ गई कि भाई अब फर्म बी, अब हम बात कर रहे हैं फर्म बी की, अब फर्म बी एंटर होती है, अब जो है फर्म बी एंटर होती है तो फर्म बी का भी संतुलन कहाँ, हाँ जी सर इसका मतलब इसका भी एम आर 0 होगा ना, हाँ, क्योंकि संतुलन की शर्त है एम आर इज इक्वल टू एम सी, और भाई एम सी तो मैंने यहाँ पे 0 मान लिया, तो फिर एम आर भी कितना हो जाएगा बेटा, एम आर भी यहाँ पे 0 हो जाएगा फर्म बी के लिए। तो फिर वही बात, उसका संतुलन कहाँ पे आएगा बेटा, उसका संतुलन आएगा
इस वाले बिंदु पे इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं एन डैश, ठीक है। अब ये कितना उत्पादन करेगा, आ गए यहाँ पे एन डैश, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एन डैश पॉइंट पे क्या हो रहा है, एम आर और एम सी, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे एम आर और एम सी 0 हैं दोनों, इसलिए यहाँ पे संतुलन बन रहा है। अच्छा जी ठीक है, फिर हम क्या करते थे जब संतुलन बन रहा होता था, तो जब संतुलन बन रहा था तो बेटा हम यहाँ से लाइन खींचते थे, जैसे अभी इधर खींची थी फर्म ए के लिए, ये यहाँ से लाइन खींचते थे, ठीक है। और ये जो है यहाँ से ये प्राइस आ गए भाई फर्म बी के एंटर होने के बाद, फर्म बी के एंटर होने के बाद इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं पी डैश, ठीक है। और इस बिंदु को भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए एल, एल नाम दे देते हैं। तो जैसे बेटा फर्म ए के साथ हो रहा था, बिल्कुल ऐसा ही फर्म बी के साथ भी हो रहा है। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे, थोड़ी दिमाग की बत्ती जलाने की ज़रूरत है। जैसे बेटा इसका भी तो एम आर 0 है, तो अबे तो इसकी भी तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, जैसे फर्म ए के साथ हो रहा था। तो एल पॉइंट पे क्या होगा, एल पॉइंट पे जो मांग की लोच है वो बेटा इकाई 1 के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब फर्म बी जो है वो भी कितना उत्पादन कर रही है, फर्म बी कितना उत्पादन कर रही है, बची हुई मांग का, बची हुई मांग का। पहले तो फर्म ए कर रही थी ना बेटा, तो फर्म बी कितना उत्पादन कर रही है, फर्म बी जो है बची हुई मांग का आधा उत्पादन कर रही है। जैसे कि वो कर रही है, टोटल डिमांड मान लीजिए 1 है, पहले आधा तो वो प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। और ये तो हो गई बची मांग, कितनी रह गई, टोटल 1 थी, उसमें से 1/2 कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ए। और फर्म बी ये जो बची हुई है, बची हुई का भी आधा प्रोड्यूस कर रही है, इतना प्रोड्यूस कर रही है। इट मीन्स 1/2 इंटू में 1/2 इज इक्वल टू 1/4, इतना जो है अभी बेटा फर्म बी क्या कर रही है, इतना जो है फर्म बी अभी प्रोड्यूस कर रही है। जबकि फर्म ए कितना अभी प्रोड्यूस कर रही थी बेटा, फर्म ए प्रोड्यूस कर रही थी टोटल डिमांड का आधा। ये जो है फर्म बी जो है कुल मांग का आधा फर्म ए कर रही थी, और फर्म बी ने कितना करा कि फर्म बी कह रही है कि ए जितना कर रही है वह टोटल 1 है, उसमें से माइनस कर दिया मैंने 1/2, ए जितना कर रही है, तो टोटल में से ए जितना कर रही है उसको हटा दिया, तो बची हुई मांग डिमांड रह गई, उसका आधा मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। तो फर्म बी अभी 1/4 कर रही है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है बेटा, ये बता दीजिए कि फर्म ए, अच्छा फर्म ए ने कर दिया 1/2 और फर्म बी ने कर दिया 1/4। कैसे फर्म ए का संतुलन आया, ये मैंने आपको यहाँ से यहाँ समझाया। कैसे फर्म बी का संतुलन आया, ये हमने यहाँ से यहाँ समझा। फर्म ए ने कितनी प्रोडक्शन करी, आधी प्रोडक्शन आ गई बेटा, कुल मांग का आधा। कुल मांग कितनी थी, ओ से लेके डी तक, उसका आधा ये प्रोड्यूस कर रही है। और फर्म बी कितना कर रही है, बची हुई मांग, मतलब कुल मांग में से ए जितना बना रही है उसमें से जो बच गया, टोटल तो 1 है, उसमें से जैसे ये कह सकते हो 1 का आधा, 1 का आधा ये प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि 1/2, टोटल 1 है, ठीक है। और बी कितना कर रही है, 1 में से ए कितना कर रही थी 1/2, बच गई आधी, आधी का भी आधा प्रोड्यूस कर रही है फर्म बी। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, अब बेटा प्रॉब्लम ये है कि जब फर्म ए थी तब तो भाई प्राइस थे ओपी, और अब जब फर्म ए थी तो प्राइस ओपी थे, और फिर फर्म बी आई। फर्म बी ये मान के चल रही थी कि भाई ए ने तो अपना फिक्स कर दिया, अब मैं अपना आ जाती हूँ, मैं डिसाइड करूँगी। अब जो है बेटा क्या होगा, अब जो है फर्म बी के एंटर होने से क्या हो गया, फर्म बी के एंटर होने से आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस तो बेटा कम हो गए। पहले जो प्राइस थे वो ओपी थे, और अब जो प्राइस हैं वो बेटा OP1 हो चुके हैं या OP डैश हो चुके हैं। प्राइस तो कम हो गए और क्वांटिटी क्या हो गई, क्वांटिटी क्या हो गई, फर्म बी के आने से क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई है।
ये दिख रहा है आपको डायग्राम के अंदर। पहले जब वो थी फर्म ए तब ओपी था, लेकिन इसके आने से प्राइस हो गए ओपी इससे कम हो गए, और क्वांटिटी भी पहले ओ एन प्रोड्यूस हो रही थी, अब ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ये दिख रहा है आपको डायग्राम के अंदर सीधा सीधा। हाँ सर। अच्छा, तो अब फर्म ए क्या सोचेगी? अब फर्म ये सोचेगी यार ये तो यार इसने तो आके मामला ख़राब कर दिया मेरा, प्राइस को घटा दिया। अब प्राइस घटेंगे तो बेटा प्रॉफिट कम हो जाएगा ए का। अब फर्म ए क्या सोच रही है? अब फर्म ए ये सोच रही है चल कोई बात नहीं, फर्म ए ये सोच रही है इसने मेरे प्राइस को कम करके मेरा लाभ कम कर दिया, कोई बात नहीं, मैं अपना उत्पादन फिर से डिसाइड करूँगी। अब क्या होगा? अब फर्म ए क्या सोचेगी कि फर्म बी ने तो अपना डिसाइड कर लिया ना कि मैं इतना प्रोड्यूस करूँगी, 1/4 प्रोड्यूस करूँगी। तो अब फिर से बेटा फर्म ए क्या कहेगी? अब मैं फिर से अपना उत्पादन डिसाइड करूँगी, और वो क्या करेगी कि टोटल डिमांड जितनी भी है उसका 1/4 तो फर्म बी प्रोड्यूस कर रही है ना? तो मैं क्या करूँगी, टोटल डिमांड का 1/4 तो बी प्रोड्यूस कर रही है। अब जो ये क्या आ गया, बची हुई मांग का आधा जो है मैं प्रोड्यूस कर लूँगी, बची हुई मांग का आधा जो है मैं प्रोड्यूस कर लूँगी। यानी कि कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका 3/4, और ये आ जाएगा 3/8। मतलब अब फर्म ए कितना प्रोडक्शन करेगी? अब फर्म ए जो है वो क्या करेगी बेटा? 3/8 प्रोड्यूस करेगी। मतलब कि अब फर्म ए ने क्या करा, पहले वो आधा प्रोड्यूस कर रही थी, अब फर्म ए ने अपना उत्पादन क्या करा? अब फर्म ए ने अपना उत्पादन बढ़ाने की बजाय उल्टा घटा दिया। 3/8 पोर्शन कम होता है 1/2 से, ठीक है। अब फर्म ए क्या करेगी? अब फर्म ए अपना उत्पादन घटाएगी, और फिर से क्या होगा? उत्पादन घटाएगी तो फिर से क्या होगा बेटा? फिर फर्म बी सोचेगी कि यार इसने ये क्या कर दिया, और फर्म बी क्या करेगी? फर्म बी जो है अगेन अपना उत्पादन बढ़ाएगी, फिर ये ऐसा चलता रहेगा। फिर ऐसे ही फर्म ए क्या करेगी? फिर ऐसे ही फर्म ए जो है अपना उत्पादन फिर घटाएगी, फिर ऐसे ही अपना फर्म बी जो है ये जो अपना उत्पादन है ये बढ़ाएगी। फर्म ए घटाती जाएगी, फर्म बी बढ़ाती रहेगी, लेकिन कब तक? ऐसा तो ये चलता ही रहेगा, कब तक होगा? संतुलन कहाँ पे आएगा? तो वो आपको जरा समझना है। ऐसा बेटा तब तक होता रहेगा जब तक MR 0 ना हो। नहीं, ऐसा बेटा तब तक होता रहेगा जब तक दोनों फर्में जो हैं, फर्म ए और फर्म बी, जब तक फर्म ए और फर्म बी टोटल कितनी प्रोडक्शन करेंगे? 1/3 1/3। जब ये दोनों इतना उत्पादन करेंगी तो बेटा ये क्या होगा? तो बेटा ये जो है संतुलन की अवस्था में होगा। क्वेश्चन ये है कि यार ये 1/3 में ऐसी क्या खास बात है जो आप 1/3 पे रुक गए आके? तो 1/3 में ये खास बात है कि ये बेटा इक्वल का रेशो है। क्या है ये इक्वल का रेशो है। देखो कैसे इक्वल का रेशो है, जैसे कि फर्म ए ने ये सोचा कि टोटल डिमांड जो है वो 1 है, उसका 1/3 क्या है? बी प्रोड्यूस कर रही है, तो मैं इसका आधा प्रोड्यूस कर लेती हूँ। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 1/2 इंटू में 2/3, तो 2 से 2 गया, कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 1/3। तो फर्म ए कितना प्रोड्यूस कर रही है? 1/3। अब फर्म बी कितना प्रोड्यूस कर रही है? 1/3। तो ये जो 1/3 जो पोर्शन है भाई, फर्म ए क्या सोच रही है कि फर्म ए ये सोच रही है फर्म बी ने जितना करा मैं उसका आधा करूँगी, तो आधा कितना आया? 1/3। अब मान लीजिए फर्म बी ये सोचे कि फर्म ए जितना कर रही है मैं उसका आधा करूँगी, तो कर ले। टोटल डिमांड का फर्म ए 1/3 प्रोड्यूस कर रही है, ये उसका आधा प्रोड्यूस करेगी। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/3 इंटू में 2/3, इससे कट गया 1/3। तो ये जो रेशो है 1/3 और 1/3, ये बेटा संतुलन का वो है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ये। इस वजह से
कॉर्नेट के अकॉर्डिंगली संतुलन कहाँ पे होगा फर्म का, कहाँ पे आके रुकेंगी ये दोनों फर्में, ये फर्में वहाँ पे आके रुकेंगी जब दोनों फर्में कितना कितना उत्पादन करें, फर्म ए उत्पादन करे 1/3 और फर्म बी उत्पादन करे 1/3। जब दोनों फर्में इतना इतना उत्पादन करेंगी तब जो है बेटा ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगी। और जो कुल उत्पादन होगा, कुल उत्पादन वो कितना होगा बेटा, कुल उत्पादन जो है फर्म ए कितना कर रही है 1/3, फर्म बी कितना कर रही है 1/3, तो कुल उत्पादन जो होगा वो जो है बेटा 2/3 होगा। ठीक है, 2/3 किसका होगा, 1/3 जो है ये तो फर्म ए कर रही है और ये फर्म बी कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया कुल मांग का 2/3 क्या होगा, उत्पादन होगा। जब टोटल डिमांड का 2/3 की प्रोडक्शन होगी तब जाके जो है कॉर्नेट इक्विलिब्रियम आएगा। अब देखो इस चीज़ को अब हमें ऊपर जो है दिखाना है बेटा डायग्राम के अंदर, संतुलन को जो चीज़ हमने ये जो बकवास अभी यहाँ पढ़ी है इस चीज़ को हमें बेटा यहाँ पे दिखाना है। तो 2/3 हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 2/3। टोटल डिमांड कितनी है, टोटल डिमांड जो है वो बेटा ओ से लेके डी जो है, ओ से लेके डी जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी जो है टोटल डिमांड है। ठीक है, तो 2/3 जो है कहाँ पे आएगा, 2/3 जो है वो आएगा बेटा यहाँ पे आएगा आपका इक्विलिब्रियम जो इसका बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पे। इसको यहाँ बना दीजिए और इसको जो है यहाँ बना दीजिए और इसको नाम दे दीजिए P" और इसको भी नाम दे दीजिए T। इस बिंदु को आप क्या कीजिए, इस बिंदु को आप जो है T नाम दे दीजिए। ठीक है, तो फर्म कितना उत्पादन करेंगी, फर्म जो है ये 2/3 का जो है उत्पादन करेंगी। देखो 3 पार्ट हो गए इसके अंदर बेटा, एक पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक पहला, यहाँ से यहाँ तक दूसरा और यहाँ से यहाँ तक तीसरा। तो इसका जो इक्विलिब्रियम है वो आएगा बेटा, इसको नाम दे दीजिए चाहो तो E। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट आएगा कि फर्में इतना उत्पादन करेंगी OT से लेके ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गए, ये कीमत आ गई संतुलन की, और O से लेके T तक मात्रा आ गई और इस बिंदु पे E बिंदु पे जो है संतुलन क्रिएट हो गया है। ये है ये मुद्दा कॉर्नेट इक्विलिब्रियम। और ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट, ये आ गया आपका कि क्या इसकी मान्यताएं थी, क्या इसका डायग्राम है। ठीक है, और इसी चीज़ को बेटा एक चीज़ ज़रा और समझनी है यहाँ पे आपको, इसी चीज़ को ये जो हमने डायग्राम समझाया है ये तो आपको बनाना ही है। ठीक है, इसी चीज़ को कॉर्नेट के इक्विलिब्रियम को ही हम जो है एक डायग्राम से और समझ सकते हैं। इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, इस डायग्राम को हम जो है प्रतिक्रिया वक्र के नाम से जानते हैं, रिएक्शन कर्व कहते हैं इसको, रिएक्शन कर्व। ठीक है, तो अगर रिएक्शन कर्व आ जाए तो ये बहुत आसान है। रिएक्शन कर्व क्या होता है कि ये आपको अगर ये वाला भी डायग्राम आप बना सकते हो। ठीक है, बट रिएक्शन कर्व इंडिविजुअली पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर कि रिएक्शन कर्व क्या होता है। रिएक्शन कर्व का मतलब कि भाई एक फर्म अगर व्यवहार करेगी तो दूसरा उस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी। ठीक है, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, प्रतिक्रिया कर्व इसको कहते हैं। तो अगर इसमें आ जाए तो आपको कैसे बनाना है, मान लीजिए लाइक एक मिनट रुकिए ज़रा, एक बना दीजिए अरे यार एक बना दीजिए ऐसे को। ठीक है, ये बना दीजिए, ये जो है फर्म, ये जो है फर्म एक का है। ठीक है, और ये बना दीजिए ऐसे बना दीजिए, ये जो है फर्म 2 का है।
और जहाँ पे ये एक दूसरे को काटते हैं ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है संतुलन। ठीक है जी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। यहाँ पे आप लिख दीजिए उत्पादन किसका, फर्म 2 का, और यहाँ पे लिख दीजिए उत्पादन किसका, फर्म 1 का। ये फर्म 1 का उत्पादन है, नीचे एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे फर्म 2 का उत्पादन है। ठीक है जी, तो इसको ई नाम दे दीजिए, ये संतुलन आ गया यहाँ पे। तो ये क्या है, ये बेटा प्रतिक्रिया कर्व इसको कहते हैं, रिएक्शन कर्व। अगर रिएक्शन कर्व के अकॉर्डिंगली बोले तो केवल ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो, बहुत सिंपल डायग्राम है। ठीक है, प्रतिक्रिया कर्व इंडिविजुअली भी पूछ सकता है कि क्या होता है। प्रतिक्रिया कर्व का मतलब है, इसका नाम क्या है, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, कि अगर एक फर्म अपने उत्पादन वगैरह के अंदर अगर चेंज करती है, अपने प्राइस वगैरह के अंदर चेंज करती है, तो उससे जो दूसरी फर्म है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, उस चीज़ को जो है प्रतिक्रिया कर्व कहते हैं। ठीक है, बट मैं इस पर अभी ज़्यादा वो नहीं कर रहा। आप अगर डायग्राम बनाएंगे तो वही वाला ऊपर वाला डायग्राम बनाएंगे, और जो जो जैसे जैसे सिचुएशन चली, जैसे कि पहले बेटा यहाँ पे चला स्टेप 1, ऐसे इसके एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर यहाँ पे चला बेटा स्टेप 2, फिर यहाँ पे आ गया अगेन स्टेप 3, फिर जो है यहाँ पे आ गया स्टेप 4 कि भाई ये मामला तो ऐसा चलता रहेगा, फर्म एक घटाती रहेगी, फर्म भी बढ़ाती रहेगी, तो मामला आके रुकेगा कहाँ, ये आ गया स्टेप 5। मामला वहाँ आके रुकेगा जहाँ पे दोनों में इतना इतना उत्पादन कर रही है, और इतना ही क्यों कर रही है, क्योंकि मैंने बोला ये इक्वल का रेशियो है, ये आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया। और ये आ गया आपका स्टेप 6 कि कुल उत्पादन जो है वो कॉर्नट इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली कितना होता है, 2/3, जिसमें एक फर्म कितना उत्पादन करती है, 1/3, ईच फर्म 1/3 प्रोड्यूस करती है, और टोटल डिमांड का 2/3 जो है कॉर्नट इक्विलिब्रियम में क्रिएट होता है। और डायग्राम यही वाला बना के आएंगे, और एक्सप्लेनेशन स्टेप वाइज लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ये आपको भेजा, ये जो आपको समझाया है। ठीक है, ये शीट में आपको भेजूँगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ये हो गया आपका पूरा कॉर्नट इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली कैसे संतुलन आएगा।